अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने लेक्चर डिस्कस करना है उसका नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर बाय वेक्टर एडिशन। ठीक है ना। यानी कि एक वेक्टर के पहले तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेने हैं और उनको बाद में हेड टू टेल रूल से हमने ऐड करना है, और जब ऐड करना है बाद में एक रिजल्टेंट होगा उसके भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेने हैं। यानी कि यहाँ पे हमने दो तीन वेक्टर लेने हैं, उनको ऐड अप करना है और उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले, चूंकि इस टॉपिक का नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर बाय वेक्टर एडिशन, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन करूंगा इसको। जब मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बेसिकली क्या होते हैं। तो वो वाला अमल जिसमें हम एक वेक्टर को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, उस वाले प्रोसेस को मैं क्या कहूँगा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और ये किसके हैं? एक वेक्टर के। एक वेक्टर को ही दो हिस्सों में हमने डिवाइड करना है ना, तो उसको हम कहेंगे कि ये वेक्टर के कंपोनेंट है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक वेक्टर है ए, इसको टू डिमेंशनल प्लेन में मैंने ड्रा किया हुआ है। जब मैं इसको समझाता होता हूँ, मैं ये एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास है एक सोर्स ऑफ लाइट। अगर मैं यहाँ से उसके ऊपर लाइट फॉल करवाऊँ तो इसका साया किधर बनेगा? यहाँ पे। और ये जो मैं ग्रीन वाला रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ, समझ लो कि ये उसका साया है। तो ये उसका कौन सा कंपोनेंट होगा? एक्स कंपोनेंट। तो इसको मैं कह दूंगा ए ऑफ एक्स, चूंकि ये अक्स किसका है? ए का, इसलिए मैंने उसको कहा कि ये ए का ही कंपोनेंट है। जैसे अगर मैं अपने ऊपर इस साइड से मैं लाइट फॉल करवाता हूँ, मेरा एक्स बन रहा है इधर, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा? वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल की करनी है तो मैंने अपनी लाइट की एडजस्टमेंट को इस तरह से करना है कि मेरा अक्स किधर बने? ज़मीन के ऊपर। ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल से मुराद ये है कि आप लेटे हुए, जैसे मैं खड़ा हूँ, तो ये क्या है? एक वर्टिकल। अभी देखो, अगर मैं सोर्स ऑफ लाइट को रखूँ यहाँ पे, तो इसका फिर अक्स किधर बनेगा? आप कहोगे सर यकीनन दीवार पे बनेगा। तो मैं यहाँ से इस तरह से एक लाइन ड्रा करूँगा, और ये वाला जो होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या होगा? उसका वाई कंपोनेंट। ठीक है ना। तो इस अमल में हमने एक वेक्टर लिया ए, उसको मैंने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। एक था एक्स कंपोनेंट और दूसरा था वाई कंपोनेंट। अभी ये एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? वो वाला अमल जिसमें हम वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड करते हैं। किस प्रिंसिपल से? हेड टू टेल रूल प्रिंसिपल से। हेड टू टेल रूल प्रिंसिपल ये कहता है, अगर आपने लेट्स सपोज 10 वेक्टर्स को ऐड करना है, तो आपने उसकी अरेंजमेंट इस तरह से रखनी है कि पहले का हेड और दूसरा जिसको अपने ऐड करना है उसका हेड, दूसरा जिसको ऐड करना है उसके टेल के साथ कोइंसाइड कर देना है, और फिर तीसरे का हेड चौथे के टेल के साथ कोइंसाइड करता जाना है, और इस तरह प्रोसेस चलता रहेगा। और जो उनका रिजल्टेंट लेना है ना, वो इस तरह से लेना है कि पहले की टेल और जो है ना रिजल्टेंट की टेल और आखिरी का हेड और रिजल्टेंट का हेड दोनों क्या कर जाएं? कोइंसाइड कर जाएं, मिल जाएं। तो ये हमें हेड टू टेल रूल बताता है। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर लेने हैं, उनके वेक्टर के उनको हेड टू टेल रूल से हमने ऐड अप करके उसके कंपोनेंट्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। रिजल्टेंट की निकालनी है, एक्स ए वेक्टर की निकालनी है और बी वेक्टर की। तो इसके लिए आपने इसका स्टार्ट इस तरह से करना है कि फर्ज कर लें आपके पास दो वेक्टर हैं। इसकी मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। एक वेक्टर है आपके पास ए, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा वेक्टर आपने लिया हुआ है बी। ओ को एंड किधर हो रहा है? एम पॉइंट पे, और बी जो वेक्टर है वो किधर एंड हो रहा है? एन पॉइंट पे। ये वेक्टर है बी। सबसे पहले आपने कहा कि मेरे पास जी दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है। फिर मैंने क्या किया? मैंने कहा कि ए वेक्टर को मैंने ओ एम से रिप्रेजेंट करवा दिया और बी वेक्टर को मैंने ओ एन से रिप्रेजेंट करवा दिया। फिर मैंने करना यह है कि यही बी वाला वेक्टर, इसको मैंने ए में क्या कर देना? ऐड अप। किस प्रिंसिपल के तहत? हेड टू टेल रूल के प्रिंसिपल के तहत। अगर वो आता होगा फिर ही आपने ऐड करना है। अभी देखो,
अगर इसको मैंने इसी वेक्टर को इसमें ऐड करना तो फिर मैं क्या करूंगा, ये वाला वेक्टर जो मैंने ब्लैक से ड्रा किया हुआ है यही मैं एज इट इज इधर ड्रा कर देता हूं। ये लो, इस ए में बी को क्या कर दिया मैंने, ऐड अप कर दिया। जब मैंने ए को बी में ऐड अप कर दिया तो फिर ये वाला ए बेसिकली यही है। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या करना है, एक लेना है रिजल्टेंट, ठीक है ना। तो जो मैं रिजल्टेंट का मैंने आपको प्रिंसिपल ये बताया हेड टू टेल रूल में, जो रिजल्टेंट इन दो का जब लेंगे तो मैंने इसके फर्स्ट की टेल को रिजल्टेंट की टेल के साथ और फर्स्ट के हेड सेकंड के जो है ना लास्ट वन जो है जिसको मैं लास्ट वन कहता हूँ, लास्ट वन के हेड को रिजल्टेंट के हेड के साथ क्या करवा दिया, कोइंसाइड। यही मैंने यहाँ डायग्राम में किया हुआ है। ये देखो, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, और बाद में मैंने इनका रिजल्टेंट ले लिया हुआ है और मैंने कहा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को क्या कर दिया मैंने, ऐड अप। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा इन दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के क्या होगा, इक्वल। अभी हमने जो काम करना है वही वाला जो यहाँ पे मैंने किया है ना, कंपोनेंट्स लेने हैं, वही मैंने यहाँ पे लेना है। अभी अगर मैंने ए के कंपोनेंट्स लेने हैं, ए वेक्टर है तो मैं इसके दो कंपोनेंट्स लूंगा। बेसिकली जो इसकी भी इमेज है ना वो यहाँ पे ही बन रही होगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ड्रा करूंगा, देखें इधर पहले मैंने यहाँ पे लाइट फाइल करवाई तो इसका अक्स बना इधर ग्राउंड पे, तो मैंने कहा कि ओ से लेके क्यू तक जो बना ना वेक्टर, उसका नाम मैंने दे दिया कि ये ए का क्या है, एक्स कंपोनेंट। तो मैं सेकंड वाली डायग्राम को इरेज करने लगा हूँ। तो जब मैं ये सेकंड वाली डायग्राम को इरेज करूँगा तो यहाँ पे मैंने ए का एक्स कंपोनेंट की वैल्यू लिखनी है और उसके बाद मैंने ए के वाई कंपोनेंट की वैल्यू लिखनी है, और इस तरह से ये डायग्राम मैं इरेज करने लगा हूँ। देखें इधर यहाँ पे वेक्टर ए था, अगर मैं ए के कंपोनेंट्स लूँ, ए का एक्स कंपोनेंट लूँ तो वो किसके इक्वल होगा, ओ क्यू के ए ऑफ एक्स। अभी जब मैंने वेक्टर लिया ये वाला बी, जिसको मैंने ओ एन कहा था, एन मेरा ये वाला पॉइंट है, और इसको मैंने कहा कि ये वेक्टर क्या है, बी, ठीक है ना। जब ये मैंने वेक्टर बी ले लिया, उसको मैंने ए में ही ऐड कर दिया, तो जाहिर सी बात है उसका भी कोई एक्स और वाई कंपोनेंट होगा, ठीक है ना। तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है, जो उस पर जब मैंने यहाँ से लाइट फॉल करवाई वो ये था, एम एस। चूंकि यहाँ पे भी मैं उसको ड्रा कर सकता हूँ, आपने ये पढ़ा हुआ कि अगर दो वेक्टर इक्वल हो ना, आप उनको एक जगह से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो आप शफल कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने उसको यहाँ की बजाय यहाँ पे लिख दिया, ख्वाह मैं लिख दूँ बी एक्स, इसका जो है ना वेक्टर बी का जो एक्स कंपोनेंट है वो एम एस लिख दूँ, या वेक्टर बी का जो एक्स कंपोनेंट है क्यू आर लिख दूँ। तो मैं वेक्टर बी का जो एक्स कंपोनेंट है ना, तो वेक्टर जो b है इसका x कंपोनेंट को मैं लिख देता हूं क्यू आर इक्वल टू बी ऑफ x। अभी रिजल्टेंट का भी तो कोई x कंपोनेंट होगा, अभी मैं सिर्फ x कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं। तो रिजल्टेंट का जो x कंपोनेंट है वो ओ आर के इक्वल है, ठीक है ना, क्योंकि रिजल्टेंट के ऊपर भी जब लाइट फॉल करवाएंगे उसका भी कोई x ग्राउंड पे ही बनना है जब ऊपर से लाइट फॉल करवाएंगे, ठीक है ना। तो उसका जो x कंपोनेंट है वो किसके इक्वल है, ओ आर इक्वल टू आर ऑफ x। अभी हमने सिमिलरली इसके लिखने हैं y कंपोनेंट। नाउ द y कंपोनेंट फॉर ऑल वेक्टर्स। जब तमाम वेक्टर्स के मैंने लेने हैं y कंपोनेंट, तो मैंने इसको इस तरह से लेना है कि लेट्स सपोज ये देखो, यहाँ पे मैंने जब इस साइड से लाइट फॉल करवाई तो इसका अक्स किधर बन रहा था, दीवार पे। बेसिकली यहाँ पे भी इसका अगर मैं एक्चुअल में देखूं तो इसका अक्स जो इसका y कंपोनेंट है यहाँ पे बन रहा होगा a वेक्टर का, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है क्या है, सेम।
जब सेम है तो मैं इधर इमेजिनली एक लाइन ड्रा कर दूंगा और मैं कहूँगा कि ये जो y कंपोनेंट है ना वो यहाँ पे है, ठीक है ना। चूंकि आपने ये पढ़ा कि दो वेक्टर इक्वल हों तो आप एक ही जगह दूसरे को लिख सकते हो, तो इसलिए मैंने इस ए वाई को ना जो यहाँ पे बन रहा था ये वाला, उसको मैंने शिफ्ट इधर डॉटेज लाइन से कर दिया हुआ है। तो फिर ए वाई कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, क्यू एम या एम क्यू। ये लो मैं लिख देता हूँ क्यू एम, क्योंकि इसका ओरिजिन इधर से अपवर्ड जा रहा है। तो ये किसके इक्वल होगा, ए ऑफ वाई के। अभी बी का भी तो कोई वाई कंपोनेंट होगा ना, वो बी का वाई कंपोनेंट यहाँ तक है, तो ये किसके इक्वल होगा, पी एस, क्योंकि बी स्टार्ट ही यहाँ से हुआ पड़ा है। अगर इस पर लाइट फॉल करवाता हूँ तो इसका जो है ना अक्स बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। जब अक्स इसका यहाँ पे बनेगा तो फिर मैं कहूँगा कि इसका बी का वाई कंपोनेंट कौन सा है, एस पी इक्वल टू बी ऑफ वाई। और सिमिलरली हमने वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट लेना है, तो जब रिजल्टेंट का हम वाई कंपोनेंट लेंगे वो किसके इक्वल होगा, देखो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, ए वाई और बी वाई के ना। तो ये ए वाई और बी वाई आर से लेके पी तक है, तो आर पी इक्वल टू आर वाई, ठीक है ना। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक इसका जो है ना वो इसके मैग्नीट्यूड को निकालना है। तो वो मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखेंगे, अगर देखो रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट पहले मैं लिखने लगा हूं, तो वो किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट जब मैं लूंगा तो वो ओ आर इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। तो ये इक्वल होगा आर ऑफ एक्स इक्वल टू ए ऑफ एक्स प्लस बी ऑफ एक्स। इसमें इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। और रिजल्टेंट ऑफ वाई कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट ऑफ वाई कंपोनेंट होगा यहाँ पे आर पी। यहाँ से डायग्राम से देखें, जितना भी मैं, अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गई ना तो ये लॉन्ग क्वेश्चन सबसे इजी है। मैं जितना भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी देखो आरपी किसके इक्वल है, एस पी और क्यू एम के। एस पी किसके इक्वल है, ए वाई और बी वाई के, आर पी। इसको मैं आरपी को यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्टेंट ऑफ वाई कंपोनेंट। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अभी जब देखो इस वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था, एक बात, जब इस कंपोनेंट इस वेक्टर है ये वाला वेक्टर, इसका हमने मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिखा था तो हमने ये लिखा था ये वाला, यहाँ पे हमने एक एंगल लिया था और हमने पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई किया और उसके नतीजे में हमें इसका जो मैग्नीट्यूड मिला था वो ये था, ए ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ए ऑफ वाई का स्क्वायर। हमने यही वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो आर वाई का जब हम रिजल्टेंट लेंगे ना, इसका मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो वो किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट वेक्टर वो किसके इक्वल होगा, आर इक्वल टू आर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस आर ऑफ वाई का स्क्वायर। अभी आर ऑफ एक्स की वैल्यू और आर ऑफ वाई की आपने वैल्यू पुट करनी है और ये आपके पास आर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये वाला जो रिजल्टेंट है ना इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वो होगा ए एक्स प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए ऑफ वाई प्लस बी ऑफ वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अभी हमने एक चीज कैलकुलेट करनी है, वो करनी है एंगल थीटा, डायरेक्शन।
तो एंगल थीटा भी हमने यहां से ही कैलकुलेट करना है। ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? परपेंडिकुलर। तो और साथ वाला जिधर से थीटा स्टार्ट हो रहा है वो बेस कंपोनेंट होता है। और यहां से हम एक फार्मूला ले सकते हैं कि tan थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर। यहां पे मैं लिख रहा हूं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर, हमने यही फार्मूला यहां पे यूज करना है। तो परपेंडिकुलर यहां पे क्या है? ए ऑफ वाई, ए ऑफ वाई ओवर ए ऑफ एक्स। यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है। जब ये फार्मूला हम यूज करेंगे तो हमारे पास जो थीटा आएगा ना, tan थीटा, वो आएगा, चूंकि हमने रिजल्टेंट का कैलकुलेट एंगल करना है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा आर वाई ओवर आर ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि ये रिजल्टेंट जो है ना, यहाँ पे कोई एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, ये जो मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट करवाया, ठीक है ना। और ये एंगल बेस से अपवर्ड को स्टार्ट आपने करना है, बेस से अपवर्ड को। तो ये आर वाई हो जाएगा और ये वाला सारा क्या हो जाएगा? आर ऑफ एक्स। तो यहाँ पे tan थीटा आएगा हमारे पास आर वाई ओवर आर ऑफ एक्स। और अगर इसको मैं यहाँ पे लिखूं थीटा किसके इक्वल होगा, तो थीटा हमारे पास होगा tan इनवर्स आर वाई ओवर आर ऑफ एक्स। अभी इसकी मैं समरी आपको करवाने लगा हूं। जो मैंने सारा करवाया टॉपिक आपका हो गया एंड। इसकी जस्ट समरी ये है, वो मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे, जस्ट आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने कोई वेक्टर ले लिए, उनको ड्रा किया, उसके बाद आपने क्या किया, उसके एक्स और वाई कंपोनेंट कैलकुलेट किए। जब आपने एक्स और वाई कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिए और वो वेक्टर जिनको आपने एडअप किया, बाद में आपने रिजल्टेंट के एक्स और वाई कंपोनेंट कैलकुलेट किए। ये देखो, फिर मैंने रिजल्टेंट के एक्स और वाई जब कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिए, फिर मैंने क्या किया, इनका मैग्नीट्यूड ले लिया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ले लिया। उसके बाद मैंने क्या किया था, जस्ट एंगल थीटा फाइंड किया था, डायरेक्शन फाइंड की थी। अभी डायरेक्शन जब आपके पास आ जाए तो आप कब कहोगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो उसके लिए यहाँ पे एक डायग्राम है, उसको कंसीडर करें। टू चेक आवर क्वाड्रेंट, मतलब ये यहाँ पे हमने ये लिखना है कि हमारे पास दो वेक्टर्स की वैल्यू गिवन हो, तो हमने ये चेक करना है कि हमारा जो रिजल्टेंट है ना, हमारा जो फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा वो किधर होगा, ठीक है ना। तो चेक द पोजीशन ऑफ फाइनल वेक्टर कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास आर एक्स और आर वाई दोनों हो पॉजिटिव, तो आप कहोगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और आपका एंगल ड्रा होगा यहाँ पे कोई, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे थीटा किसके इक्वल होगा? 90 के इक्वल ही होगा ना, और 90 से लेस होगा, 90 से ग्रेटर नहीं होगा। अगर आपके पास कंडीशन आ जाती है, अगर देखो इधर कंडीशन कुछ इस तरह से आ जाती है कि आपका आर एक्स तो क्या है, यहाँ पे दोनों आर एक्स एंड आर वाई पॉजिटिव, और यहाँ पे आर एक्स तो होगा नेगेटिव और आर वाई पॉजिटिव। तो आप जो आपका जो पोजीशन वेक्टर ड्रा होगा, अगर आपको इस तरह से कोई कंडीशन दे दे, तो आपका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रा होगा। उसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और इधर आपके पास जो एंगल फाई है होना है, वो होना है 180 माइनस थीटा, ठीक है ना, 180 माइनस थीटा। अभी देखो, अगर आपके पास आर एक्स और आर वाई दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, तो आप जिस क्वाड्रेंट में आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर लाई करेगा वो ये होगा, रेड से, थर्ड क्वाड्रेंट में। और जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो उस वक्त उसका जो एंगल फाई होगा ना, वो किसके इक्वल होगा? 180 प्लस
थीटा के। थीटा आपने पहले इधर से फाइंड कर लेना है, ठीक है ना, इस फार्मूले से। उसके बाद अगर आपके पास हो जाए आर वाई नेगेटिव और आर एक्स पॉजिटिव, तो उस वक्त जो आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर ड्रा होना है उसको मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है ना। जब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो उस वक्त एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 360, तो 360 माइनस यहाँ पे आप पाई कर लो, तो यहाँ पे आपने थीटा। देखो ये वाला जो आपने एंगल किया है ना उसको आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो आज के लेक्चर में हमने यही कुछ डिस्कस करना था। ये लेक्चर हुआ हमारा कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़। ठीक है।